तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य के इकाई 10 के अंतर्गत लगी रचनाओं को पढ़ रहे थे, उसी रचना में हम लोगों ने प्रेमचंद घर में शुरू किया था। तो आज उसी लेक्चर के अगले भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट कथन है उसको पढ़ना। तो यहाँ शिवरानी देवी जी कहती हैं कि मैं जितना ही उधार से घबराती हूँ उतना ही आप मेरे सिर पर लाद देते हैं। अभी लड़की की शादी की, तब तक आप उधार लाए और इतना फिर उधार। या तो आप मालिक रहे, नहीं मेरी राय से काम होना चाहिए। यह बेहूदगी मुझे कतई पसंद नहीं। कभी कोई बला, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वह रुपए भेजेगा। आपने उन रुपए के लिए मुझसे छिप कर लिख कर रुपए मंगा कर भरना शुरू किए। कोई 1.5 साल में पूरे रुपए दे पाए। यह बात मुझे जैनेन्द्र कुमार ने मरने के बाद बतलाई। जैनेन्द्र जानता था, उससे वे पहले बता चुके थे और मुझसे न बताने के लिए सख्त ताकीद की थी। घर में न बताना, नहीं तो ज़बरदस्त फटकार सुननी पड़ेगी। इसी तरह एक बार और दूसरे महाशय और आए और 200 रुपये बैंक से निकलवा कर लिए। मैं उन दिनों जेल में थी। जेल से छूटकर जब मैं आई तो एक दिन मैंने रुपये का हिसाब पूछा। हिसाब बता ले गए। हिसाब में 200 रुपये घटे। मैंने पूछा और रुपये कहाँ गए? आप बोले खर्च हो गए कहीं। मैं झांसा न दीजिए, बताइए कहाँ गए। दरअसल इसके पीछे बैकग्राउंड ये है दोस्तों कि प्रेमचंद जो थे उनसे जो भी कोई भी मदद मांगता है या पैसा मांगता तो उसको बिना पूछे ये दे देते थे और कभी वापस भी नहीं मांगते थे। तो इसलिए इनकी जो पत्नी इस बात से इनसे चिढ़ी रहती थी कि भाई आप इतना मेहनत से कमाते हैं और कोई भी पैसा मांगता है तो आप उसको दे देते हैं तो उधार हो जाता है। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये कर्ज लेकर भी दूसरे को पैसे दे देते थे। तो इसलिए ये नॉर्मल सा बात है कि कोई भी पत्नी है जिनको घर चलाना है, घर संभालना था तो वो तो चिढ़ेंगी। तो यही बात थी। चलिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यह किस्सा उन्होंने अपनी ढपोर शक कहानी में बयान किया है। ढपोर शक कहानी याद रखिएगा, प्रेमचंद की कहानी है, इसका जिक्र आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा और आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ढपोर शक कहानी प्रेमचंद का है, तो इसको आ जाएगा एग्जाम में कि ढपोर शक कहानी किसका है। तो उसमें दे देगा ऑप्शन प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद, इस तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रेमचंद का है। मैं सरकारी नौकरी से इस्तीफा देते समय मारवाड़ी विद्यालय का प्रश्न नहीं था। रानी, यह हिंदुस्तान है, कलम के बल पर रोटियां चलाना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से पूछेगा। यह हिंदुस्तान है, कलम के बल पर रोटियां चलाना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो क्या कम में ही निर्वाह कर लेंगे? जब वो नहीं चाहता तो खुद कहाँ तक सहा जाए? तुम्हारी राय यही कि छोड़ दूँ? जरूर छोड़िए। ज़रूरतों का गुलाम होना ठीक नहीं। उस समय काशी से मर्यादा नाम की एक पत्रिका निकलती थी। काशी से, ये देखिए पत्रिका का जिक्र आया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला बात, पत्रिका का नाम क्या था? मर्यादा। और कहाँ से निकलती थी? तो काशी से। उसके संपादक बाबू संपूर्णानंद, और उसके संपादक कौन थे? बाबू संपूर्णानंद। उसी दिन पत्र आया, आप आकर संपादन कीजिए, 150 रुपया वेतन मिलेंगे। उसके बाद इस्तीफा उन्होंने दे दिया। स्कूल में मास्टर चाहते थे इनकी विदाई में जलसा किया जाए और इनको एक अभिनंदन पत्र दिया जाए। काशीनाथ को यह अच्छा न लगा, पर मास्टरों ने न माना। लड़कों की भी इच्छा थी। जलसा हुआ, अभिनंदन पत्र दिया गया। उसी कारण 4-5 मास्टर और निकाले गए। 25-30 लड़के स्वयं हट गए। उसके बाद निश्चित हुआ कि घर चलना चाहिए। मेरे भाई आए, मुझे और बच्चों को अपने यहाँ ले गए। आप अकेले काशी आए। मर्यादा में काम करना शुरू किया। कबीर चौरा पर मकान लिया। फिर उसी तरह काम चलने लगा। 11 बजे मर्यादा ऑफिस जाते, खाना खुद पकाकर खाकर जाते, भाई को भी खुद खिलाते। तो ये मर्यादा में काम करने लगे। स्कूल इन्होंने छोड़ दिया। गांव में, आप गांव में रहते तो अपने दरवाजे पर हमेशा जरूर रख दिए थे कि यहाँ पे कुछ इनके बारे में बताया गया है और इसके बारे में क्वेश्चन में दे सकता है कि हाँ कि ये सब एक डिस्क्रिप्शन टाइप दे देगा, बोला किससे संबंधित है। जैसे कि आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए, आप गांव में रहते तो अपने दरवाजे पर हमेशा झाड़ू लगाते,
कभी कभी मैं उन्हें रोकती। छोटे बच्चों को दरवाजे पर बैठा कर 4 बजे शाम को उनके पास मिट्टी इकट्ठा कर देते, पत्तियाँ इकट्ठी कर देते, सिक्के इकट्ठे कर देते और लड़कों को खेलने के ढंग सिखाते। उसके बाद जब गांव के काश्तकार इकट्ठा होते तो उनसे बातें करते, झगड़ा निपटाते, बच्चों से खेलते भी जाते। कोई नए कायदे कानून बनते तो उन काश्तकारों को समझाते। उन सबों के साथ तो वे बिल्कुल काश्तकार हो जाते थे। उम्र की बड़ाई के लिहाज से जिसका जैसा संबंध होता सदा वैसा आदर देते, चाहते थे गाँव एक किला बन जाए, उपन्यासों के चित्रों की तरह सजीव कर देना चाहते थे। देखिए यहाँ से शुरू, अगर मान लीजिए यहाँ दिया कि छोटे छोटे बच्चों को बैठा कर यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर दे दे या फिर यहाँ तक दे दे और बोल दे किसके संबंध में ये कहा गया है, तो प्रेमचंद के समझे में ये ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी एकेडमी जैसी संस्था खुलवाने के लिए आप और मुंशी दयानारायण निगम बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। हिंदुस्तानी एकेडमी खुली तो आप भी उसके एक सदस्य बनाए गए। एक मिनट दोस्तों, सदस्य बनाए गए। आप मीटिंग में बराबर जाते थे, वहां से आने पर मैं बराबर पूछती कैसा प्रबंध ये लोग कर रहे हैं। आप बोले हम लोगों की इच्छा जिस प्रकार की संस्था खुलवाने की थी वह तो पूरी नहीं हुई। मैं बोली आखिर तब इन लोगों ने क्या खोला। आप बोले कुछ न कुछ तो जरूर ही होगा। मैं बोली तब आप लोगों को संतोष क्यों नहीं हुआ। आप बोले यह काम करने का कोई तरीका नहीं। हम तो चाहते थे कि हिंदुस्तान की हर भाषा के एक लेखक हो उस कमेटी में। जिस किसी विषय की किताब निकलती वह पहले उन लेखक मेंबरों द्वारा लिखा ली जाती, उसी को उसको दिखाने का हक होता। इस तरह कोई भद्दी किताब न निकल सकती। उससे उन लेखकों के गुणों के विकास को क्षति न पहुंचती, अपने यहाँ साहित्य की उन्नति भी होती और साथ साथ उन लेखकों का विकास भी होता है। जिस चीज़ की कमी होती है उसकी वृद्धि की जाती। लेखकों को इधर उधर भटकने की जरूरत न होती। नए लेखक के गुण दोष कोई बताता नहीं, बस नहीं ठीक है कहकर लौटा देता है। यह न्याय थोड़ी है। नए लेखकों के प्रति विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वह उनके गुण दोष समझा दे। उसको इस तरह समझ बूझ कर एकेडमी अपना कार्य चलाती रही। रहा पारितोषिक का सवाल तो रॉयल्टी पर भी ले सकती थी, इकट्ठा मूल्य देकर भी ले सकती थी। ये इम्पोर्टेंट का बात था। आप दिन रात लेखकों के लिए संचित रहते थे। आपने सत्यजीवन वर्मा के सहयोग से लेखक संघ नामक की एक संस्था भी खोली थी। चलिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेखक संघ पूछ जाएगा। लेखक संघ किसके सहयोग से खोला गया था, तो सत्यजीवन वर्मा के सहयोग से और प्रेमचंद, सत्यजीवन वर्मा और प्रेमचंद दोनों के सहयोग से लेखक संघ का संस्था खोला। उसके बाद हमेशा वे इस विषय पर चर्चा चलाते रहते। सन 1935 में भी प्रगतिशील लेखक संघ खुला था। उसके पहले सभापति आप ही हुए थे। वह काम ऐसी अशुभ घड़ी में उठाया गया कि उसका उठाने वाला ही उठ गया। सोचिए तो वे साहित्य के लिए कितना सचेत रहते थे। अभी वे कुछ भी न कर पाए थे कि बीच ही में वे चले गए, इसी ख्याल से कि सभी प्रांतीय भाषा एक में माला की तरह गुथी रहे। उन्होंने भारतीय साहित्य परिषद को हंस दे दिया था। उन्हें विश्वास था कि इससे सब एक परिवार के से हो जाएंगे। इसी में उनको देश की राजनीति की सारी गुत्थियां सुलझ जाने का भरोसा था। उनके जीवन काल ही में हंस को परिषद ने अलग कर दिया। वे अपनी कठिन बीमारी के समय भी हंस को नहीं भूले थे। गवर्नमेंट ने उनसे जमानत भी मांगी थी। जब साहित्य परिषद ने जमानत नहीं दी तो हंस बंद कर दिया गया। आप बीमार पड़े, मुझसे बोले हंस की जमानत तुम जमा करवा दो, मैं अच्छा हो जाने पर उसे संभाल लूँगा। उनकी बीमारी में मैं खुद परेशान थी, उस पर इतनी हंस की उनको फिक्र। मैं बोली अच्छे हो जाइए तब सब कुछ हो जाएगा। आप बोले नहीं, दाखिल करा दो, मैं रहूँ या न रहूँ हंस चलेगा ही, यह मेरा स्मारक होगा। मेरा गला भराया, हृदय थर्रा गया। मैंने जमानत के रुपये जमा करवा दिए। आपने समझा शायद धुन्नू जमानत न जमा कर पाए। दयानारायण जी निगम को उतार दिया। वे आए, पहले बड़ी देर तक उन्हें पकड़कर वे रोते रहे। वे भी रोते थे, मैं भी रोती थी, मुंशी जी भी रोते थे। मुंशी जी ने कई बार रोकने की चेष्टा की पर अब बोले भाई शायद अब भेंट न हो। अब तुमसे सब बातें कह देना चाहता हूँ। तुमको बुलवाया है, हंस की जमानत करवा दो। मैं बोली धुन्नू जमा कर चुका है। वे जिस विषय को चाहते दिल से चाहते। मेरे वे थे तो साहित्य के भी थे। आज वे नहीं है। जिन कामों पर मैं उनसे झुलाती थी, आलोचनाएं करती थी, उन्हीं की आज मैं तारीफ करते थकी जा रही हूँ। और उन्हीं से मुझे प्रेम भी है। मुझे अपने से ज़्यादा उन चीज़ों से प्रेम है जो उनकी है।
बल्कि यह कहना चाहिए कि मैं भी अपने खून से सींच कर उसे हरी करना चाहती हूँ। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यह मैं लिख नहीं पा रही हूँ कि मेरी स्थिति क्या है। अपने अंदर उन दर्दों को मैं इसलिए छिपाए हूँ कि उन्हें हरा भरा रख सकूँ। जो लोग इस साहित्य को हरा भरा करेंगे वे जैसे हमारी सेवा ही कर रहे हैं। यह उनकी भी सच्ची सेवा है। बस यही मुझे कहना है। महाराजा साहब अलवर। सन 1924 का ज़माना था। आप लखनऊ में थे। रंगभूमि छप रही थी। अलवर रियासत से राजा साहब की चिट्ठी लेकर 5-6 सज्जन आए। राजा साहब ने अपने पास रहने के लिए बुलाया था। राजा साहब उपन्यास कहानियों के शौकीन थे। राजा साहब ने 400 प्रतिमास नगद मोटर बंगला देने को लिखा था। सब परिवार बुलाया था। उन महाशय को यह कहकर कि मैं बहुत बागी आदमी हूँ, इस वजह से मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी है, राजा साहब को एक खत लिखा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे याद किया। मैंने अपना जीवन साहित्य सेवा के लिए लगा दिया है। मैं जो कुछ लिखता हूँ उसे आप पढ़ते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप जो पद मुझे दे रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं। मैं इतने में ही अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप मेरे लिखे को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर हो सका तो आपके दर्शन के लिए कभी आऊँगा। आपका साहित्य से धर्मपत्र है। इन्होंने राजा साहब के द्वारा दिया गया पद भी ठुकरा दिया। जबकि आप देखिएगा रीतिकाल में सारे दरबारी कवि ही थे लगभग। सब किसी न किसी दरबार में बैठ के ही लिखते थे और राजा की तारीफ में क्या क्या नहीं लिखते थे। मतलब अतिशयोक्ता का हद पार किए थे। और यहाँ देखिए कि यहाँ सामने से राजा साहब बुला रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं गए, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट रहना है लोग इनको, कि अपना रचना कर सके, खुद से लिख सकें। मेरे पास आप आकर बोले अलवर के राजा साहब ने मुझे बुलाया है। मैंने कहा किस लिए? मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा राजा महाराजाओं के यहाँ जाकर क्या कीजिएगा? जैसे अपने पत्नी को उसी तरह से। क्यों? मोटर मिलेगी, 400 नगद मिलेगा, बंगला मिलेगा, बुरा क्या है? आपसे किसी से पटेगी भी, फिर बोले मैं लड़ाका हूँ, फिर अपना आपस में हंसी मजाक चलेगा इनका। हमको तो हंसी मजाक सुनना नहीं है, हम लोग को तो पढ़ना है कि जो जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम पहले से ही इस बार इम्पोर्टेंट जो भी लाइन था उसको हम अंडरलाइन कर लिया। सन 1924 की बात है। आप बेदार साहब के यहाँ प्रयाग गए हुए थे माधुरी ऑफिस की कुछ किताबें बोर्ड में मंजूर कराने के लिए। माधुरी पत्रिका थी। बेदार साहब शराबी थे, खुद पिया, आपको भी पिलाया। वहाँ से लौटे तो नशे में चूर। उसी दिन मेरे कान का फोड़ा फूटा था। मैं भी अपने कान में रुई लगाकर सो गई थी। न मालूम दरवाजे पर कब से आवाज़ दे रहे थे, मुझे कुछ भी पता नहीं। जब बच्चों के कान में आवाज़ गई तो धुन्नू बेटी के साथ दरवाज़ा खुलने दौड़ा। मुझे इसकी भी खबर नहीं। बच्चों को देखकर कुत्तों की तरह डांटने लगे। उनको डांटने की आवाज़ मेरे कानों में। मैंने पूछा बेटी कुत्ता किधर से आ गया? बेटी बोली तुम सुन नहीं रही हो? बाबूजी आए हैं, मुझे और भाई को डांट रहे हैं बाबूजी। मैंने पूछा क्या बात है? बेटी बोली बाबूजी बड़ी देर से आवाज़ दे रहे थे, हमने सुना नहीं। नशा में आ रही एक घटना था कि अब 1924 का है कि मेरी पहली कहानी साहस निकली थी। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस निकली थी। उसे मैंने उनसे छिपकर लिखा और छपने को भेजा। उस समय चांद के संपादक आर सहगल थे। ठीक है, तो पहली कहानी साहस निकली 1924 में। कौन से पत्रिका में? चांद पत्रिका में। किसका है कहानी? तो शिवरानी देवी की कहानी है। पत्रिका चांद। और उस समय संपादक कौन थे? तो आर सहगल। बस इतना इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मैं बोली कहानी क्या थी? एक मजाक थी। पुरुष तो अपनी खोपड़ी सहला रहे हैं, तुम मजाक बतला रही हो। मैं बोली तो जो पुरुष उस तरह का व्यवहार करते होंगे वे ही सहला रहे होंगे, सबको न खलेगा। पुरुष को तो चाहिए कि यह ऐसी हरकत न करे, तब उन्हें खोपड़ी न सहलानी पड़ेगी। पर तुम कहाँ बाज आओगी? बाज आते रहे हैं। कब तक बाज आते रहे? उस कहानी को निकले 4-5 महीने हुए थे। एक पंजाबी सज्जन मेरे यहाँ आए और बोले क्या आपने यह कहानी खुद लिखकर देवी जी के नाम से छपाई? आप बोले मैं वैसी कहानी लिख सकता हूँ? सज्जन बोले उस कहानी का जवाब हंस की चाल कौवा नाम से एक सज्जन लिख रहे हैं। साहस कहानी का एक जवाब लिखा जा रहा था जिसका नाम था हंस की चाल कौवा। जैसा साहस कहानी जो था वो स्त्रीवादी दृष्टिकोण से लिखा गया था, तो इस वजह से उस समय के लिए सब बहुत बड़ा बात था, तो इसलिए इतना कंट्रोवर्सी हो रहा था। तो क्या बोले सज्जन कि उस कहानी का जवाब हंस की चाल कौवा नाम से एक सज्जन लिख रहे हैं।
आप बोले देखिए उनकी एक कहानी मेरे पास संशोधन के लिए आई है, आप इत्मीनान कर सकते हैं कि मैं नहीं लिख सकता। और यह कहकर कहने लगे, हमारे यहाँ के आदमियों के दिल बहुत संकुचित है, बिना पूरी बात जाने उठपटांग बन देती। यही सोचा होता कि ऐसी कहानी पुरुष लिख सकता है। जब वो वहाँ से चलेगा तो मुझसे बोले कि तुम कहानी क्या लिखने लगी, मेरी जान की आफत कर दी। तुम्हें क्या सूझी, आराम से रहती थी। नहीं, मुफ्त की बला आपने गले पाल ली। सबसे बेहतर है मत लिखा करो। मैं बोली, अब हटने से तो और भी काम न चलेगा। तब तो लोग यही कहेंगे कि चोरी पकड़ी गई तो शांत हुए। खुद तो नाम पैदा कर ही रहे थे, अपनी बीवी की भी नाम चाहते थे। तो आप बोले, तुम इसमें सुख क्या पाती हो, रात दिन बैठे बैठे अपना खून जलाती हो। तो पहले से समझाने कि मत ऐसा कहानी लिखोगे जिसकी वजह से इतना कंट्रोवर्सी सब हो। जब बन्नू खो गया था, 1924 का था, जब बन्नू 3.5 साल का था। एक दिन आप बाजार चारपाई लेने जाने तो बन्नू भी चल पड़ा, धुन्नू को साथ ली। धुन्नू दुकान के कोठे पर दोनों बच्चों को छोड़कर चढ़े तो धुन्नू खुद ऊपर पहुंचा, बन्नू अकेला। जब साथ में किसी को न देखा तो वह गायब। आप नीचे उतरे तो घबराए, पास पड़ोस के आदमियों से पूछने लगे, कोई लड़का आपने देखा। लोगों ने कहा, हमने नहीं देखा। आप घबरा गए, धुन्नू से बोले, बेटा घर जा, पर अपनी माँ से न बतलाना कि बन्नू खो गया। धुन्नू की आंखों में आंसू थे, गला भरा हुआ था। मैंने पूछा, तुम्हारे बाबू बन्नू के लिए कहाँ गए। धुन्नू रोता बोला, बन्नू खो गया है, उसे बाबूजी ढूंढ रहे हैं। मैं बोली, आखिर खोया कैसे। धुन्नू ने पूरा किस्सा सुनाया। उसके थोड़ी देर के बाद बन्नू को लिए आप आ रहे थे। मैंने पूछा, ये लड़का कहाँ रह गया था। आप बोले, लड़का अगर न मिला होता तब मैं जिंदा न मिलता। जब हम लोग दुकान के ऊपर चढ़ गए तो यह घूमते घूमते दुकान के पीछे पहुंचा और वहीं जोर जोर से रो रहा था। मैं खुद दुर्वासा हो रहा था कि बच्चे को ढूंढने कहाँ जाऊँ। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि क्या जवाब तुम्हारे सामने दूंगा। आज यह अगर न मिलता तो मैं भी न लौटता। बताइए। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रेमचंद जी के बारे में कि वे अपने बच्चे को खुद पढ़ाते थे। ट्यूशन रखना उन्हें पसंद न था। 2-3 घंटे का समय प्रतिदिन लड़कों को पढ़ाने में लगाते हुए बच्चों को आदमी बनाना चाहते थे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी के समय में तो ट्यूशन, स्कूल, क्या क्या नहीं, एक्स्ट्रा क्लास, सारा चीज़ करवाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, अलग अलग टीचर बुलाकर। और यहाँ प्रेमचंद अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे और ट्यूशन रखना उन्हें पसंद न था। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, हाँ, गल्फ सम्मेलन रायबरेली। सन 1925 की बात है, शायद फरवरी का महीना था। हम लोग लखनऊ में थे, रायबरेली के स्कूल में गल्फ सम्मेलन था। लड़कों ने आपको सभापति चुना। आप वहाँ एक दिन का वायदा करके गए, लेकिन एक दिन के बजाय वहाँ 4 दिन लग गए। चौथे जब आप लौटे तो मैं बिगड़ी। आप जहाँ जाते वहीं देर कर देते। आप कभी यह भी नहीं सोचते कि देरी का घर वालों के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। आप तो वहाँ मौज करते हैं, मैं यहाँ परेशान। क्या आखिर बात क्या है कि आए नहीं। तो गल्फ सम्मेलन रायबरेली में हुआ था, एक ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इतना बताने का यही मकसद था कि आपको बस ये याद रहे कि गल्फ सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रायबरेली में हुआ था। मैं बोली, जब मैं तुम्हारी परवाह ही नहीं करती थी तब आप पूरा दौरा क्यों नहीं करते थे। तो आप हंसकर बोले, तुम बेवकूफ़ थी, मेरी परवाह नहीं करती थी। मैं तो समझदार था, इसलिए तुम्हारी परवाह भी करता था और चाहता भी था। तुम तो हमेशा की पागल हो। अगर ये दे दे तो आप याद रखिएगा कि ये प्रेमचंद का कथन है, न कि किसी और कहानी वहानी, जैसे कि खुशी का घटवार, इन सब का। मोटेराम शास्त्री। सन 1926 की घटना की आप माधुरी का संपादन करते थे। माधुरी का भी संपादन करते थे प्रेमचंद, याद रखिएगा। आप थे और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आपने मोटेराम शास्त्री नाम की एक कहानी लिखी। उस कहानी पर एक शास्त्री महाशय ने दोनों पर केस दायर किया। दोनों ने 500 की जमानत दाखिल की। आप लोगों के साथ माधुरी के मालिक विष्णु नारायण भी थे। माधुरी के मालिक कौन थे, विष्णु नारायण। कहानी कौन लिखा था, मोटेराम शास्त्री। तो पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र और प्रेमचंद। उस कहानी पर विष्णु नारायण जी भी खुश थे। तारीख के दिन 2 बैरिस्टर देहरादून से आते थे जो 900 रोजाना लेते थे। मेरे भाई और बहनों भी जाते थे। कानपुर के सारे वकील और बैरिस्टर सब आ गए थे। कचहरी खचाखच भरी रहती। खैर, बहस वगैरह के बाद मजिस्ट्रेट ने हुक्म सुनाया, आप दोनों बरी हो गए। मजिस्ट्रेट साहब मोटेराम शास्त्री से बोले,
आपको और कुछ कहना है? अब तो सबसे बेहतर यही कि आप चुपके से खिड़की के बाहर निकल जाइए। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने यह कहा कि दोनों आदमी मुस्कुरा दिए। इसके बाद माधुरी का वह झगड़ा सब बिक गया। माधुरी का वह अंक सबका सब बिक गया। वैसे हाँ देखिए, कंट्रोवर्सी होता है तो कोई भी चीज़ बिकता ही, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो मैगजीन हो, और या किताब हो, कुछ भी हो। ये शुरू से नियम है यही। प्रेमचंद के समय भी था, आज भी वही। आज भी कोई मूवी की कंट्रोवर्सी हो तो उसका टिकट उतना ही बिकता है, किताब का कंट्रोवर्सी हो उतना ही बिकता है। तो इसी मोटेराम शास्त्री कहानी की कंट्रोवर्सी हुआ और बिक गया। व्यास जी घर आए तो बोले, चाहे तब मोटेराम शास्त्री को कोई ना जानता रहा हो, लेकिन अब दुनिया जान गई। माधुरी ऑफिस में इस पर महीनों चर्चा रही। इसलिए तो देखता है आजकल पीआर जो भी होता है मूवी का, किताब का, लोग का बहुत पीआर करता है कि किसी तरह से न्यूज़ में आ जाए ये सब, किसी कोई भी कंट्रोवर्सी की वजह से। तो जैसे न्यूज़ में आएगा वैसे ही उसका डिमांड बढ़ जाएगा। आप बोले, मैं ही क्या रहम उनके साथ कर सकता हूँ, उनका भला तो उसी से होगा जब उनमें शक्ति आएगी। मैं बोली, तब भगवान को चाहिए कि उन गरीबों में ताकत भरे। आप बोले, भगवान मन का भूत है जो इंसान को कमज़ोर कर देता है। स्वावलंबी मनुष्य ही की दुनिया है। अंधविश्वास में पड़ने से तो रही सही अकल भी मरी जाती है। देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट कथन क्या है यहाँ पे, भगवान मन का भूत है जो इंसान को कमज़ोर कर देता है। स्वावलंबी मनुष्य ही की दुनिया है। अंधविश्वास में पड़े रहने से तो रही सही अकल भी मारी जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट कथन है, इसको हमेशा क्या अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। पेन पेपर लेके तो बैठे ही होंगे, जो लोग नहीं लेके बैठे हो भाई लेके बैठ जाइए, आपके लिए ही बोल रहे हैं। लिखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, एक्टिव रहेगा हाथ तो ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। ऐसे आलस में बस अगर सुनते रहिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, बस लेक्चर देख सुन लेने से। इसको जब तक नोट डाउन कीजिएगा नहीं, जब तक 3-4 बार अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कीजिएगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अभी भी अगर बैठे हुए तो उठिए और जाके पेन और पेपर लेके बैठिए। मैं बोली, गांधी जी तो दिन रात ईश्वर ईश्वर चिल्लाते रहते हैं। आप बोले, वह एक प्रतीक भर है। वह देख रहे हैं कि जनता अभी बहुत सचेत नहीं है, और फिर तो जनता सदियों से भगवान पर विश्वास किए चले आ रही है। वह एकाएक अपने विचार बदल सकती है? अगर एकाएक जनता को कोई भगवान से अलग करना चाहे तो संभव ही नहीं। इसी से वे भी शायद भगवान का ही सहारा लेकर चल रहे हैं। ये किसके बारे में है? तो गांधी जी के बारे में प्रेमचंद बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मैं बोली, आप भले ना माने, दुनिया थोड़ी नास्तिक हो सकती है। आप बोले, मेरा कहना झूठ नहीं है, तुम सच मानो। जो भी आज धर्म के नाम पर हो रहा है सब अंधविश्वास है। यह सब मूर्खों को बहकाने के तरीके हैं। तुम खुद सोच सकती हो, यह सब स्त्रियों पर माया जाल चलता है, इसी का नाम अंधविश्वास है। मैं बोली, क्या स्त्रियों के हिस्से में मूर्खता ही पड़ी है? एक पंक्ति है, एकदम छोटा लाइन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्त्रियों के हिस्से में मूर्खता ही पड़ी है? एक कथन दे देगा, पूछा किसका है, चाहे किस कहानी से, चाहे किस जीवनी से संबंधित है, तो आपको ले आके आकाशदीप से। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जिसमें चंपा रहती है। चंपा का भी एक इस कथन है जो अभी हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भी एक बहुत एकदम एक लाइन का ही कथन है जो बहुत फेमस है। अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। तो शिवानी देवी क्या बोलते हैं, क्या स्त्रियों के हिस्से में मूर्खता ही पड़ी है? आप बोले, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, और मैं यह थोड़ी कहता हूँ कि स्त्रियाँ जन्म से ही मूर्ख थी। पुरुष जाति ने उन्हें मूर्खता का पाठ पढ़ाया। मैं बोली, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप बोले, उसी तरह जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों को, जैसे हम लोगों के मूर्ख होने से सरकार को लाभ है, वैसे स्त्रियों को मूर्ख बनाने में पुरुषों को। क्या बात है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोगों को मूर्ख बनाने से सरकार को लाभ है, वैसे ही स्त्रियों को मूर्ख बनाने में पुरुषों को। आप बोले, हाँ इसको तो मैं अपना बदकिस्मती कहता हूँ। फिर कुछ समय के बाद सन 1935 में हिंदी परिषद की मीटिंग वर्धा में हुई। हिंदी परिषद की मीटिंग कहाँ हुई? वर्धा में हुई। उस समय आप हंस के विषय में बातचीत करने के लिए वर्धा गए। परिषद को हंस देना था और उसके साथ ही
हिंदी और हिंदुस्तानी के विषय में भी सलाह मशवरा करना था। हिंदुस्तानी समझ रहे हैं, हिंदुस्तानी भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा बोला जाता है, के विषय में भी सलाह मशवरा करना था। उसमें महात्मा जी ने स्वयं बुलाया था, तब आप गए और 4 दिन तक वर्धा में रहे। जब वहाँ से आए तब महात्मा जी के विषय में कहने लगे, जितना मैं महात्मा जी को समझता था उससे कहीं ज़्यादा वो मुझे मिले। महात्मा जी से मिलने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जो बगैर उनका हुआ लौट आए। या तो वह सबके हैं या वो अपनी ओर सबको खींच लेते हैं। उनकी शक्ल, सूरत और बातों में इतना खिंचाव है कि उन्हें जो भी देखता है उनकी तरफ खामखा खींच जाता है। मैं कहता हूँ कि बुरे से बुरा आदमी भी जो उनके समीप जाए तो उनका ही होकर लौटेगा। महात्मा गांधी के समीप कोई कितना ही झूठा जाए मगर उनके सामने सच बोलना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी के बारे में तो पर्सनालिटी था उनका, गांधी जी का। आप बोले चेला होने के मानी किसी की पूजा करना नहीं होता बल्कि उनके गुणों को अपनाना होता है। मैं बोली तो आपने अपना लिए। देखिए अभी यहाँ पर क्या कितना चलान बोले हैं प्रेमचंद जी कि चेला होने का मतलब ये नहीं होता किसी की पूजा करना बल्कि उनके गुणों को अपनाना। तो लेकिन आजकल के समय में देखिए चेला का मतलब हो गया कि पूजा करना, गुण आए चाहे ना है, पूजा जरूरी है। तो मैं बोली तो आपने अपना लिए। आप बोले मैंने अपना लिए, अपनाने को कहती है। उसी के बाद तो मैंने प्रेमाश्रम लिखा सन 1922 में जो छपा है, प्रेमाश्रम। याद रखिए, प्रेमाश्रम लिखा गांधी जी से मिलने के बाद। तो मैं बोली वो तो पहले ही से लिखा जा रहा था। आप बोले इसके माने यह है कि मैं महात्मा गांधी को बिना देखे ही उनका चेला हो चुका था। देखिए प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया, प्रेमचंद गांधी जी से मिलते 1935 में। तो इसलिए बोल रही हैं कि आप तो उस समय मिले भी नहीं थे, पहले ही से लिखे रहे थे उस प्रेमाश्रम को। तो वही बोल रहे हैं प्रेमचंद इसमें कि इसका मानना क्या है वो कि मैंने कि महात्मा गांधी को बिना देखे उनका चेला हो चुका। तो मैं बोली तो इसमें महात्मा गांधी की कौन खास बात हुई। आप बोले ये बात यह हुई कि जो बात वो कराना चाहते हैं उसे मैं पहले ही कर देता हूँ। इसके माने यह है कि मैं उनका बना बनाया कुदरती चेला हूँ। मैं बोली यह कोई बात नहीं है, ना कोई दलील है। आप बोले दलील की है कोई बात नहीं। इसके माने यह है कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी का सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिख करके उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। मैं बोली आप कैसे बनाते हैं हिंदुस्तानी। आप बोले जो कुछ मैं लिखता हूँ वह हिंदुस्तानी में लिखता हूँ। तो आपके लिखने से हिंदुस्तानी हो गई। आप बोले कि जिसको हिंदू मुसलमान दोनों माने, जिसको आम जनता समझे वह हिंदुस्तानी। और मेरा ख्याल है कि राष्ट्रभाषा जब कभी भी बनेगी तो वह हिंदी उर्दू को मिलाकर। मैं बोली यह तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो आम भाषा हिंदी होनी चाहिए थी। आप बोले यह हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तुमको मालूम है। तो बोलती नहीं मालूम तो नहीं है। अब तो कहानी शुरू होगा तो बताया जाएगा हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। तो प्रेमचंद शुरू करते हैं कि यहाँ जब पहले मुसलमान आकर आबाद हुए और उन्होंने इसको फतह किया तभी इसका नाम पड़ा था हिंदुस्तान। नाम तो पड़ गया था हिंदुस्तान, मगर भाषा के लिए अभी झगड़ा मचा हुआ है। यह झगड़ा तभी हटेगा जब हिंदू और मुसलमान ठंडे दिल से सोच लेंगे कि हम दोनों को साथ ही साथ रहना है और दोनों की भाषा मिला करके बने हिंदुस्तानी। जब तक दोनों हिंदू मुसलमान अपनी अपनी भाषा के लिए रोएंगे तब तक इस मसले का सुलझना नामुमकिन है। मैं बोली तो क्या करें, हिंदी में फारसी के शब्द घुसेड़ दिए जाए या उर्दू में संस्कृत के। आप बोले इन दोनों को एक दूसरे में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। भाषा आम बोलचाल की है, फिर चाहे हिंदी में फारसी के शब्द आ गए और चाहे उर्दू में संस्कृत के, उनको लेने में किसी को एतराज़ ना चाहिए। फिर जब मुल्क में कई कौमें आकर मिल गई तब शुद्ध तो मुल्क नहीं न रहा, तब भाषा शुद्ध कैसे हो। बात तो सही है, ये इम्पोर्टेंट लाइन था, इसको लिख लीजिएगा। कौन बोला कि जब मुल्क में कई कौमें आकर मिल गई तब शुद्ध तो मुल्क ही न रहा, तब शुद्ध भाषा कैसी। यहाँ हाँ, मुसलमानों की स्त्रियाँ तुम्हारे यहाँ नहीं आई है। अब भी तुम्हारे घर की जो स्त्रियाँ निकाली जाती है वो मुसलमानों के ही घर जाती है या चकले में जाती है। यह तो मुसलमानों की पढ़ी हुई कौम है और सब भारत से नहीं आए थे। उस समय तुम्हारे हिंदू भाई क्यों नहीं सोचते थे कि हमें अपनी शुद्धता बनाए रखना चाहिए। मैं बोली तो क्या आप मुसलमानों को हिमायती हैं। वो आप बोले मैं किसी का हिमायती नहीं, न किसी का दुश्मन हूँ। मैं बोली आखिर आप राम को मानते कि रहीम को। आप बोले मेरे लिए राम, रहीम, बुद्ध, ईसा सभी श्रद्धा के पात्र हैं और मैं इन सबों को महापुरुष समझता हूँ। मैं बोली आखिर आप है क्या। आप बोले मैं
एक इंसान हूँ और जो इंसानियत रखता हो, इंसानियत का काम करता हो, मैं वही हूँ और उन्हीं लोगों को चाहता हूँ। मेरे दोस्त अगर हिंदू हैं तो मेरे कम दोस्त मुसलमान भी नहीं हैं और इन दोनों में मेरे नज़दीक कोई खास फर्क नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो यहाँ देखिएगा तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये। और ये पूछ देखिए किसके द्वारा कहा गया कि मैं एक इंसान हूँ और जो इंसानियत रखता हो, इंसानियत का काम करता हो, उन्हीं लोगों को चाहता है। तो ये प्रेमचंद ने कहा है। मैं बोली कैसे दोनों बराबर हैं? मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उसी कुर्बानी के पीछे हजारों हिंदू मुसलमानों को की जाने जाती है। आप बोले इसका दोषी एक ही वर्ग नहीं है। अगर मुसलमान कुर्बानी करता है एक बूढ़ी टेढ़ी गाय को लेकर जिस पर कि दोनों कौमों में झगड़ा होता है, तो जब अंग्रेजों के यहाँ सैकड़ों गाय और बछड़े मारे जाते हैं तब क्यों नहीं हिंदुओं के खून में गर्मी आती? यह कुर्बानी में गाय के लिए झगड़ा नहीं होता, या दोनों के अंदर एक तरह की कुरेदन रहती है, उसी में पड़कर झगड़ा होता है। कौन सा ऐसा देवी का मंदिर है जहाँ बकरों की कुर्बानी न होती हो? क्या बकरा जीव नहीं है? फिर क्यों बकरे की कुर्बानी की जाती है? बकरे का गोश्त आप भी शौक से खाते हैं। सबसे दया की मूर्ति हिंदू ही है, यह आप कैसे कह सकती हैं? स्त्रियों पर सबसे ज़्यादा जाते हिंदू ही करते हैं। जरा सी भूल हो गई, उसको घर से बाहर किया। हिंदू अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारते हैं, उस पर कहीं सुनते हैं कि किसी हिंदू को मुसलमान बना लिया गया? तो बड़ा शोरगुल मचता है। और जब औरत को घर से निकाल देते हैं तब वो ये नहीं सोचते क्या किया जाएगी, क्या आखिर वह मुसलमान ही होगी, तब उसको क्यों घर में नहीं रहने देते? और औरत से जो गलती हो जाती है उसकी गुनहगार अकेली औरत ही नहीं, पुरुष भी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पुरुष औरत से दूना गुनहगार नहीं तो डेवरा तो जरूर ही है। मैं कहता हूँ कि फिर स्त्री को ही क्यों बाहर निकाला जाता है? पुरुष को क्यों नहीं निकाला जाता? उसको क्यों नहीं बहिष्कार किया जाता? उसमें 16 आना स्त्री को ही क्यों गुनहगार ठहराया जाता है? और पुरुष तो शुरू से स्त्रियों के साथ जाति करता रहा है, अपनी मर्जी के माफिक। कायदा कानून भी तो पुरुष ने अपने लिए बना रखे हैं। बहु विवाह, वृद्ध विवाह पुरुष ही करते हैं, तब आखिर इतनी स्त्रियां कहाँ जाएंगी? और समाज ने सारी जिम्मेवारियां स्त्रियों के ही सर पटक दी हैं। ऐसा मालूम होता है कि सारे बंधन स्त्रियों के लिए ही हैं, उससे पुरुष को कोई बहस नहीं है। सारे कायदा कानून अपने से उल्टे स्त्रियों के लिए बनाए हैं, अपने आप को उनके शिकंजों से बचाकर ही रखा। और तुम ही सोचो, स्त्री को घर से निकाल भी देंगे, फिर वह मुसलमान भी न हो, वह शायद यह सोचते हैं कि वह दुनिया ही में न रहे। भगवान जाने क्या चाहते हैं। मैं बोली अच्छा इतना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। शारदा बिल जिन्होंने स्त्रियों के लिए पास कराया उनको भी स्त्रियों को धन्यवाद देना चाहिए। मैं बोली हम स्त्रियाँ इन पुरुष को धन्यवाद दें? आप बोले अगर तुम लोग धन्यवाद न दो तो इसके माने हैं तुम लोग कृतज्ञ हो। स्त्री जाति को आगे बढ़ाने में महात्मा जी ने भी उनका पक्ष लिया। मैं कहता हूँ कि अगर हमारा समाज अब भी नहीं समझता और स्त्रियों के साथ इंसाफ का बर्ताव नहीं करता तो बहुत मुमकिन है कि वह दिन जल्दी आने वाला जब हिंदू के घर की लड़कियां अत्याचारों से घबराकर अपनी इच्छानुसार शादी कर लिया करेंगे। मैं बोली वह ठीक नहीं होगा, वह हमारे दुर्भाग्य के दिन होंगे जब हमारे घर की लड़कियां स्वयं अपनी शादियां करेंगी। क्योंकि उस उम्र में जबकि शादियां होती हैं, लड़कियों में इतनी समझ नहीं होती कि वो अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकें, और धोखे भुलावे की बहुत शंका रहती है। ऐसी शादियां देखने में आकर्षक होती है पर होती है वास्तव में भुलावा। आप बोले चाहे मैं या तुम या दुनिया भर इसको रोकने की कोशिश करे, यह रुक नहीं सकता। एक दिन आएगा कि कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकेगी। हवा की रफ्तार यही हमको बतला रही है। जितना ही हम सोचते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से दूर रहे, उतना ही तेजी के साथ वह हमारे सर के ऊपर आ रही है। क्या बात है प्रेमचंद जी, मतलब भाई देखिए इनका दूरदृष्टि देखिए। और अभी का समय देखिए, मतलब ड्राम से लेकर बोतल, मेघालय, शिलोंग, जितना घटना आप देख रहे हैं, और जो इस सब तक निगेटिव पक्ष है, लेकिन जो भी अच्छा भी घटना है कि लोग प्रेम विवाह कर रहे हैं, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं, यही है मतलब एक अच्छे लेखक का जो दूरदृष्टि होता है ना। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको एकदम खुल के निकलेगा कि मतलब आज से 100 साल पहले उस सोच मैंने बता के चले गए थे कि एक दिन आएगा कि कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकेगी। हवा की रफ्तार यही हमको बतला रही है। जितना ही हम सोचते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से दूर है, उतना ही तेजी के साथ वो हमारे सर के ऊपर आ रही है। और आज देखिए मतलब इनका बात एकदम 100 में 100 सही है जो बोल के गए थे। मैं बोली भगवान न करे कि उस दिन को देखने के लिए मैं दुनिया में बैठी हूँ। आप बोले इसकी कोई बात नहीं, पुरानी सभ्यता से तुम भी तो घबराती हो। मैं बोली तो मैं इस तरह उसको थोड़े ही ठुकराना चाहती हूँ कि उसका नाम निशान ही मिट जाए।
जहाँ खराबी हो उसमें सुधार चाहती हैं। फिर बोले आप बोले तुम सुधार चाहती हो तो तुम्हारे लड़के उसको मिटाना जरूर नहीं चाहेंगे, इसमें घबराने की कौन सी बात है। जैसा समय होता है उसी तरह कायदे कानून भी तो बदलेंगे। सदी तो 20वीं है और आप चाहती हैं पहले वाला युग। नहीं, 20वीं सदी के अनुसार कायदे कानून भी बनेंगे और बनने चाहिए, जिसमें एक तरफा डिग्री करने का किसी को हक न रह जाए। क्या बात है, तो 20वीं सदी है, अब 21वीं सदी है, इसका अभी का कानून अलग बात है। देखिए अभी LGBT को भी लीगल मान लिया है सुप्रीम कोर्ट। उस समय कुछ साल पहले तक देखिए वो लीगल माना हुआ था। तो जैसा जैसा समय आता है वैसे वैसे डेवलपमेंट होते ही जाता है। चलिए फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो आगे होगा उसको जाएगा। आगे पीछे और कोई बात हो तो मैं अपराध से बरी रहूं। उसी पत्र के साथ लड़के की शादी की स्वीकृति का भी खत्ता। लड़के वासुदेव प्रसाद ने पत्र में यह लिखा कि शादी मुझे मंजूर है। इसका ख्याल है कि जिस घर में मेरी शादी हो वो घर दिवालिया न किया जाए, क्योंकि शादी भी एक दिन का रिश्ता नहीं है। हमारा उनका रिश्ता 3 पुश्तों का होगा, इसलिए आप उनको दिवालिया न कीजिएगा। यह वासुदेव प्रसाद ने अपने बहनोई को लिखा था। यहाँ पे मैं भी राजी हुई। आप जब वहाँ से लौटे तो मुझसे बोले लड़का बहुत अच्छा है और मेरे ही विचार के उनके पिता भी थे। हमेशा वे स्वदेशी पहनते थे। जिन दिनों बंगाल 2 टुकड़े में हुआ था उन दोनों वे भी जेल गए थे। हालांकि उनको जेल जाने के बाद वहाँ की पब्लिक खूब लड़ी और पब्लिक ने उस लड़ाई में कोई 4000 रुपये व्यय किए। देवरी के लाट कहे जाते थे। यह संबंध बहुत अच्छा था। उसके बाद आप लखनऊ से सब तैयारी करके बनाना चाहें, मतलब अपनी बेटी का शादी करवाने के लिए शायद ये लड़का खोज रहे थे, तो इसीलिए आगे कहाँ है। लखनऊ की होली नहीं, ये नहीं, दरवाजा तो ये भी नहीं, क्या आतिशबाजी। जो इम्पोर्टेंट है जहाँ ये बातें इस जीवनी में बहुत ज़्यादा पर्सनल बात है कि मतलब यहाँ गए तो वहाँ क्या खाए, वहाँ खाए थे, यहाँ होली हुआ तो फिर दिवाली हुआ। लेकिन हम लोगों को तो बस सामाजिक दृष्टि से पढ़ना है और एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपने कहा जिस धर्म में रहकर लोग दूसरे का छुआ पानी नहीं पी सकते उस धर्म में मेरे लिए गुंजाइश कहाँ। मेरे समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म किस पर टिका हुआ है। मैं उनको व्यंग करती हुई बोली स्त्रियों के हाथ में। आप बोले हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा स्त्रियों ही को चौपट कर रहा है। ज़रा सी गलती स्त्रियों से हुई ने हिंदू समाज ने बहिष्कृत किया। सबसे ज़्यादा हिंदू स्त्री चकले खाने में, सबसे ज़्यादा हिंदू स्त्रियाँ मुसलमान होती हैं। ये 8 करोड़ मुसलमान बाहर के नहीं हैं, घर के ही। ये सब तुम्हारे ही बहने हैं। और मैं यह भी कहता हूँ कि ऐसे तंग धर्म में रहना भी नहीं चाहिए। पहली बार जब हिंदुओं को मौजूदा धर्म की नींव पड़ी तब पुरुष करता धरता थे। उन्होंने अपने लिए सारी सुविधाएं रख ली। हिंदू स्त्रियों को छोटे से दायरे के अंदर बंद कर दिया। फिर वह कैसे उदार विचार का होता वे स्त्रियाँ न देवियाँ थी, न मिट्टी का लोंदा। जो अच्छाइयाँ या खराबियाँ पुरुषों में होती वे ही सब स्त्रियों में भी पाई जाती। तो जब तक कि दोनों बराबर न बटी हो तब तक कैसे कल्याण होगा। पुरुषों की वे सुविधाएं स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी गलतियों में अपनी बेटी बहनों को निकाल लेते हैं, फिर वह कहीं ना कहीं तो जरूर जाएंगे। हिंदुओं की कोशिश तो यह होती है कि उन स्त्रियों को दुनिया से ही विदा कर दिया जाए। सरकार के वैसे जरा चुप रहते हैं। उधर मुसलमानों का धर्म बहुत विशाल है, उनमें सबको रखने की ताकत है। इधर हिंदू लोग खुद अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, तब उसमें कौन गिरेगा। वह गिरेंगे, वही गिरेंगे भी। मान लो एक गर्भवती औरत को कोई निकाल दे तो वह कहाँ जाएगी। या समझ लो एक औरत को निकालते समय 2 को तुमने मुसलमान कर दिया, फिर उसके जितने बच्चे होते जाएंगे सब मुसलमान ही तो होंगे। तुम्हारे यहाँ जब स्त्री और पुरुष में समानता नहीं है तब अन्य धर्म वालों को कब संभव है। बिल्कुल असंभव है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। शायद एक लेक्चर और लगेगा कंप्लीट करने में। हाँ, एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। कम से कम नोट्स तो बनाइए ही ताकि रिवीजन करने में आसान हो। और इस लेक्चर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो उसको आप नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे और रिवीजन करते रहें।
और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या चाहिए, अपडेट क्या चाहिए, नया कुछ फीडबैक दीजिए लेक्चर के बारे में, या फिर कुछ और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं PY2 से रिलेटेड, यूनिट 2 से रिलेटेड कुछ भी, तो ज़रूर बताइए। कैसा लगा लेक्चर ये भी बताइए। और एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, नज़दीक ही, मतलब 2-3 महीना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना कीजिए। लेक्चर बहुत कम देखिए, 1-2 लेक्चर देखे तो देखे, लेकिन जो अगर आप पुराने हैं, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है पहले से भी, तो आप लोग लेक्चर नोट्स को बहुत रिवाइज़ कीजिए, मतलब जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन ही एग्ज़ाम का की है, और जितना टफ होता जा रहा है उसमें तो एकदम रिवीजन ही मास्टर कीजिए, जितना रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा सही। चलिए, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।